हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो क्लास 10 स्टार्ट हो गई है। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ क्लास 10 की बायो का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, एक मजेदार शायरी से शुरुआत करते हैं। जली को आगे थे, बुझी को आगे थे, बायो को जो आसान बना दे, जो तुम्हें याद करवा दे, उसको कशिशा कहते हैं। ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं और जो मुझे लगेगा कि आपको इससे बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए, मैं वो सब आपको बताती जाऊंगी। एज वेल एज आपको पीवाईक्यूज कौन से हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज आपकी एनसीईआरटी में कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारी चीज आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। और इसका नाम मैंने गन शॉट इसीलिए रखा है क्योंकि डिटेल लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में आपको लगता है कि एक ही शॉट में सब खत्म, तो नहीं, ये वन शॉट नहीं है, ये गन शॉट है जिसमें आपको डिटेल लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 9 की कंप्लीट साइंस के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और क्लास 10 की कंप्लीट बायोलॉजी के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारी बायो का फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब सबसे पहले ना ये समझते हैं बायो को सबसे अच्छा, अगर आपको बायो को लर्न करना है ना बहुत इजी वे में मेरे साथ में, तो प्लीज़ इसको लिख के लर्न करिए, है ना। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा वीडियो लेक्चर लगा के बस ऐसे बैठ के सुनो, इससे तुम्हें बायो याद नहीं रहने वाली है। ठीक है, अगर आपको एकदम मक्खन की तरह लर्न करना है ना बायो को, तो प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट्स बनाए। इसीलिए आपने मुझे देखा होगा मैं हमेशा आपको लिख के लर्न करवाती हूँ। ठीक है, तो मेरा एम यही है, प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, एक एक टॉपिक को हम एकदम गहराई से एकदम डेप्थ में जाके समझेंगे। ठीक है, पहले मैं हमें ये बता दूं कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। तो देखो, ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज, all the essential activities performed by a living organism to sustain their life। बेटा इसी को बोला जाता है ना लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। अगर हिंदी में समझाओ तो ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ। ठीक है, यानी कि उसकी पूरी बर्थ से लेके बेटा डेथ तक, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज वो जिंदा रहने के लिए परफॉर्म कर रहा है, या मैं हो या तुम हो, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या बोला जाता है, उसको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइफ प्रोसेसेस को ना, ये तो मैंने तुम्हें उसका मतलब समझाया। अब यहाँ पे ना बेटा इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि ये चार जो चीज़ें हैं ना, ये हमें एकदम अच्छे से पढ़नी है। पहली चीज़ कौन सी है बेटा, ये है मेरी न्यूट्रिशन। क्या है बेटा, न्यूट्रिशन है। ठीक है, दूसरा आ जाता है मेरा रेस्पिरेशन। क्या आ जाता है बेटा, ये आ जाता है मेरा रेस्पिरेशन। तीसरी चीज आती है मेरी ट्रांसपोर्टेशन। क्या आती है, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथी चीज आ जाती है मेरी एक्सक्रीशन। बेटा यही लाइफ प्रोसेसेस है ना, तो हमें इन सब के बारे में बात करनी है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बर्थ से लेके डेथ तक ये सारी एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो हम आज इन सब को एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है मैम, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैम हमें न्यूट्रिशन समझाओ। तो बेटा न्यूट्रिशन जो है ना, तुमने सुना होगा, एक तो न्यूट्रिएंट, एक तुमने सुना होगा न्यूट्रिशन। ठीक है, बच्चों को ना एकदम सेम ही लगता है मैम, न्यूट्रिएंट भी सेम है मैम, न्यूट्रिशन भी सेम है। मतलब अगर तुम उनको पूछ लो बेटा न्यूट्रिएंट क्या है, सेम डेफिनेशन वो देंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन पूछ लो तो सेम डेफिनेशन आएगी न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो आज मैं बट लेट मी क्लियर यू गाइस
सेम नहीं है, ये दोनों एकदम अलग है, ठीक है। कैसे अलग है आओ इसको समझते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है हमारे जो फूड में प्रेजेंट है उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे मेरा कार्बोहाइड्रेट हो गया, मेरा फैट हो गया, मेरे प्रोटीन हो गए, ये सारे मेरे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन की, तो उस न्यूट्रिएंट को लेके जो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? न्यूट्रिशन क्या है कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स खाए वो फिर वो जो एसेंशियल है उसमें से आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है वो लेके जो बॉडी उसमें काम करे वो है न्यूट्रिशन बेटा। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो आपके फूड में प्रेजेंट है ना। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, ठीक है। जो हमारे फैट्स हो गए बेटा, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो ये है न्यूट्रिएंट्स और ये है न्यूट्रिशन। तो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन को भी हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में मेनली, ठीक है। सबसे पहले तो 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। कौन सी 2 कैटेगरी मैम? तो सबसे पहला आता है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और दूसरा आ जाता है ना बेटा हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। 2 तरह के न्यूट्रिशन यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाते हैं। पहला है मैम ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है मैम हेट्रोट्रॉफिक। अब मैम हमें ये बताओ ऑटोट्रॉफिक होता क्या है? नाम से जानो बेटा। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो क्या होता है बेटा? वो वाली ऑटो नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं कि जिससे तुम सब्जी मंडी जाते हो, ठीक है, बाजार जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, वो वाली ऑटो रिक्शा की बात नहीं हो रही। ऑटो मतलब खुद, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं बेटा। ना मैं खुद से बना लेती हूँ खाना, ना तुम बना देते हो, तो हम तो ऑटो नहीं है मैम, है ना, क्योंकि हमें मम्मी के सहारे की जरूरत होती है ना। वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में आता कौन है मैम? ऑटोट्रॉफिक में आते हैं बेटा हमारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कौन आता है? हमारा ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाते हैं बेटा? तो ये अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। अब बेटा फोटोसिंथेसिस को भी तोड़ दो, ठीक है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। वैसे तो तुम पढ़ते हो छोटी क्लास में कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, बट फिर भी फोटोसिंथेसिस को 2 वर्ड्स में अगर तुम तोड़ो, ठीक है, तो तुम्हारे पास आते हैं एक तो फोटोन और एक आ जाता है बेटा सिंथेसिस, ठीक है। फोटोन का सिंपली मतलब होता है बेटा लाइट। क्या होता है बेटा? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन, यानी कि कोई ना कोई चीज जो है ना वो लाइट की हेल्प से क्या हो रही है बेटा? बन रही है। उसको बोल दिया ऑटोट्रॉफिक और मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कोई ना कोई चीज सिंथेसाइज मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना, ठीक है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट यहाँ पे कोई ना कोई चीज का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता ही है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज बनता है बेटा, पानी बनता है और क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटोन एक फिजिक्स का वर्ड है, ठीक है, बट फोटोन का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कोई ना कोई चीज यहाँ पे क्या हो रही है? बन रही है। तो जब भी यहाँ पे वर्ड आ जाए बेटा सिंथेसिस, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी वर्ड आ जाए फोटोन का मतलब हमेशा साइंस में लाइट ही रहता है, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, याद रखना इसको। अब आता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अभी हमने समझा कि ऑटो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अपना खाना खुद बना रहे हैं। सेम हेट्रोट्रॉफिक उसका ऑपोजिट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। क्या बोला मैंने? हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, ठीक है, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? अपने फूड के लिए, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो उल्टा ऑटो मतलब खुद बना रहे, हेट्रो मतलब भी दूसरे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे वो डिपेंडेंट है, किसके लिए बेटा? खाने के लिए, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है ना, ये 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है। तो आओ समझते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है बेटा? पहली तो आ जाती है बेटा होलोजोइक। क्या आ जाती है बेटा? होलोजोइक, ठीक है। दूसरी कैटेगरी अगर हम यहाँ पे देखें, तो वो आ जाती है पैरासिटिक। क्या आ जाती है बेटा? आ
जाती है मेरी पैरासिटिक, ठीक है। और तीसरी देखें तो ये होती है बेटा सैप्रोफिटिक। क्या होती है? सैप्रोफिटिक होती है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है मैम? होलोजोइक से तुम क्या समझते हो, ठीक है। अगर तुम होलोजोइक वर्ड को तोड़ो तो होलो प्लस जोइक यही वर्ड बनेगा। होलो का क्या मतलब होता है बेटा? खाली। होलो खाली, जैसे तुम्हारा दिमाग है ना, बट नहीं, अभी ऐसा खाली नहीं रखना, अभी इस लेक्चर के बाद शायद इन चीजों से भर जाए, है ना, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो होलो मतलब खाली, जैसे तुम्हारा दिमाग, ठीक है। और जोइक, जोइक वर्ड आया है हमारा जोन से। जोन मतलब क्या होता है? एनिमल होता है, ठीक है। ZOAN, जोन का मतलब क्या होता है बेटा? एनिमल होता है। तो चलो देख लेते हैं होलोजोइक। अब तुम यार नाम तो तुम्हें समझ आ गया मैम, होलो मतलब खाली, जोइक मतलब ये वर्ड जो है ना वो एनिमल से डिराइव हुआ है, मतलब ZOAN, जोन मतलब एनिमल होता है, वैसे ये वर्ड आ गया वहाँ से जोइक, ठीक है। तो होलोजोइक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अपना फूड जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं, उसको लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और देन उनकी बॉडी जो है उस फूड का डाइजेशन में हेल्प करती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा? होलोजोइक। जैसे मैं हो गई, जैसे तुम हो गए, हम सारे क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हमने सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ किया और हमारी बॉडी जो है फर्दर उसके डाइजेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। देन है पैरासिटिक। पैरासाइट बेटा नाम से ही समझो पैरासाइट, ठीक है। कैसे समझोगे? देखो तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। कैसे एग्जांपल? बालों में जुएं पड़ जाती है ना बेटा, क्या पड़ जाती है? जुएं पड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरासिटिक इसका मतलब ये है कि कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो आ रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, वो रह रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को जिस पे रह रहा है उसको हार्म कर रहा है और खुद अपना फायदा ले रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? जिस पे वो शेल्टर बना रहा है, जिस पे रह रहा है, उसको नुकसान कर रहा है और खुद बेनिफिट में रह रहा है, ठीक है। इसको एक स्टोरी से समझो। स्टोरी क्या है ना बेटा? एक लड़की की स्टोरी है। एक लड़की थी, ठीक है, जनरली होता ही है लड़कियों के साथ ही, लड़कों के साथ ही होता है, ठीक है। तो विंटर सीजन्स में क्या होता है ना, हमारी जो स्कैल्प है ड्राई हो जाती है ना, तो डैंड्रफ पड़ती है, जुएं पड़ती है, ठीक है। तो अब ये जो डैंड्रफ है ना, जो जुएं पड़ जाती है बालों में, ये क्या होता है? जुएं तुम्हारे बालों में रह रही है, कहाँ रह रही है? तुम्हारे बालों के अंदर रह रही है, बालों के पास रह रही है। उसको तो शेल्टर मिल गया ना रहने का, ठीक है, उसको अपना शेल्टर मिल गया, बट वो यहाँ पे सिर्फ शेल्टर से काम नहीं चला रही, वो क्या कर रही है ना, वो जो जुएं है तुम्हारे बालों में रह रही है, यानी कि तुम्हारे सिर पे रह रही है, ठीक है। तो सिर से तुम्हारा खून चूसने का काम करती है। कौन करती है बेटा? जुएं करती है, ठीक है। तो सिर से खून चूसने का काम जो है वो तुम्हारी जुओं ने किया, तो उसको तो दो बेनिफिट मिल रहा है। पहला, वो रह भी पा रही है बेटा, दूसरा कि वो अपने लिए खाना, मतलब तुम्हारा खून भी चूस जा रही है, ठीक है। तो नुकसान किसका हो रहा है बेटा? तुम्हारा हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? जू का हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म दूसरे वो ऑर्गेनिज्म में रह रहा है, ठीक है, उसका शेल्टर ले रहा है, वो खाना ले रहा है, पर फिर भी उस ऑर्गेनिज्म जिसको रह रहा है ना, उसको क्या पहुंचा रहा है बेटा? उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। वही होता है पैरासिटिक, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल लिखवा दूँ, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है लाइस, जुए, और आ जाता है टेपवॉर्म। कौन आ जाता है बेटा? टेपवॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये दो मेरी इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब पैरासिटिक जो है ना, ये भी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, तो ये भी फर्दर में डिवाइडेड है। कैसे? दो तरह से, एंडो और एक्सो पैरासाइट, ठीक है। एंडो और एक्सो, ठीक है, बट उतना डिटेल में नहीं, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, फर्दर भी दो में डिवाइडेड है। एंडो मतलब अंदर रहने वाला, एक्सो मतलब बाहर। समझो तुम, एंडो में न आ रहा है ना, तो एन फॉर न आ रहा है, तो इनसाइड, और एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। ये चीज आ जाती है। अब हमने होलोजोइक समझ लिया बेटा, पैरासिटिक समझ लिया। अब हम देखते हैं सैप्रोफिटिक क्या है, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर फीड करते हैं, ठीक है। इसमें फीड कर रहे हैं बेटा, डेड एंड डिकेइंग पे फीड कर रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं यहाँ पे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कौन आ जाता है? एग्जाम्पल में इसका आ जाता है बेटा मेरा ब्रेड मोल्ड। क्या आ जाता है? ब्रेड मोल्ड आ जाता है। और क्या आता है मैम? और बेटा मेरा आ जाता है यहाँ पे मशरूम। कौन आ जाता है बेटा? मशरूम आ जाता है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सैप्रोफिटिक मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड और मशरूम, ठीक है, कि वो डेड और
एक पे कर रहे हैं। तो ये तो मैम हमारा एक पार्ट तो यहाँ पे चैप्टर का खत्म हो गया, ठीक है, कि मैंने तुम्हें पूरा न्यूट्रिशन बता दिया। अब रैपिड फायर करते हैं बेटा। मैंने तुम्हें क्या क्या समझा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, ऑटो खुद से बना रहा है ना बेटा, ऑटो जनरेटेड, आजकल हम बोलते हैं ना बेटा ऑटो जनरेटेड खुद से बना रहा है, तो वो वाला ऑटोट्रॉफिक है, खुद से बना रहा है। हाइड्रोट्रॉफिक उसका पोजीशन, उसका गेन्स में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मैं हो गई, तुम हो गए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मम्मी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये होता है। अब ऑटोट्रॉफिक में कौन आ जाता है बेटा, हमारे प्लांट्स आ जाते हैं। कौन आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लीफ पे प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिनको यहाँ पे बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है बेटा, क्लोरो 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 फिल फिल फिल, ठीक है, तो बोला जाता है क्लोरोफिल जो अपना खाना जो है वो क्लोरोफिल की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहे हैं बेटा, ठीक है। ये है ऑटोट्रॉफिक। हाइड्रोट्रॉफिक कौन है बेटा, हाइड्रोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद नहीं बना पा रहे, ठीक है, ये भी फर्दर 3 क्लास में डिवाइडेड है, जिसमें होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ठीक है। होलोजोइक बेटा नाम से ही समझो, नाम से ही है इसका काम, ठीक है। तो देखो बट इसमें होता है पता है नाम से काम, तो होलोजोइक में क्या है, होलो मतलब खाली, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को इन्वॉल्व करे, उसके बाद फर्दर डाइजेशन करे उनका बॉडी, ठीक है, जिसमें मैं आ जाती हूँ, जिसमें तुम आ जाते हो, ठीक है, तो ये है होलोजोइक। पैरासिटिक मतलब बेटा जुए वाला एग्जांपल दिया ना तुम्हें, तो वो याद रखना है, पैरासाइट। सैप्रोफिटिक बेटा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ब्रेड मोल्ड और मशरूम इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ा भी दिया, तुम्हें रैपिड रिवीजन भी करवा दी कि भाई ये चीज़ है, तुम्हें ये लिख के आनी है एग्जाम में, पूरा लिखो, पूरे नंबर पाओ, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक पार्ट खत्म हो गया न्यूट्रिशन का। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं बेटा रेस्पिरेशन पे, ठीक है। तो मैं इसको कर दूँ, आप इसको प्लीज लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो भी करना है कर दो। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, कि जो हमारा न्यूट्रिशन है बेटा वो यहाँ पे हो चुका है डन। अब हम आ जाएंगे बेटा इसके ऊपर, अब हम आ जाएंगे हमारे सेकेंड पार्ट के ऊपर, विच इज योर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। पर रुको मैम, रुको, यहाँ से सबसे पहले एक काम करते हैं ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन इन, एक तो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा बेटा कैसे होता है, और मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देती हूँ बेटा ह्यूमंस में भी, ठीक है, पहले अमीबा में ही समझते हैं, ठीक है। तो देख लो न्यूट्रिशन इन अमीबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं भी अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कैसे उसकी बॉडी डाइजेशन वगैरह करती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता ही है कि न्यूट्रिशन अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बेटा, कैसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर, तो तुम्हें पता ही है यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल वाले, मल्टी सेल्युलर मतलब एक से ज्यादा सेल्स वाले, ठीक है। यूनिसेल्युलर का एग्जांपल आ जाता है हमारा अमीबा होगा, पेरिमीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर में जैसे कि हम हो गए, जैसे मैं हो गई, जैसे तुम हो गए, ठीक है, हम सारे आ जाते हैं बेटा मल्टी सेल्युलर, ठीक है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, तो ये इसीलिए बता रही हूँ कि न्यूट्रिशन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग होता है, प्लस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग होता है। क्यों भाई, यूनि है उसके बाद तो एक ही सेल है ना, उसके पास एक ही सेल है, उससे वही सब करवाना है, ठीक है। और हम क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है मेरा अमीबा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई ये न्यूट्रिशन इसका कैसे हो रहा है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम से नहीं, मैं तुम्हें एकदम सिंपल वे से समझा रही हूँ। सबसे पहला काम होता है बेटा इंजेक्शन, ठीक है। सेकेंड मेरा हो जाता है यहाँ पे डाइजेशन, क्या होता है बेटा, डाइजेशन, ठीक है। अब इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। चौथा स्टेप आता है बेटा एसिमिलेशन का, किसका, एसिमिलेशन का। और
पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आ जाता है बेटा, ये आ जाता है इंजेक्शन का। ठीक है, चलो अब एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन से तुम क्या समझते हो, इसका मतलब है खाना आया और उसने खा लिया। ठीक है, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड, बेटा खाना आया और उसने खा लिया। ठीक है, समझे। अब डाइजेशन होता है कि भाई खाना तो खा लिया, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को, जो भी तुमने खाना खाया, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो भी तुमने खाना खाया है ना, उसको कॉम्प्लेक्स फूड से पहले सिंपलर फॉर्म में फूड में तोड़ेंगे। फिर क्या होगा बेटा, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे बॉडी क्या कर लेगी, उसको नाम है ना एब्जॉर्प्शन, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्पोर्टेंट आयंस है, वो बॉडी इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर देती है। तीसरा है बेटा यहाँ पे मेरे पास एसिमिलेशन। क्या हो रहा है बेटा एसिमिलेशन में, एसिमिलेशन में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे जो डिफ्यूज्ड फूड है, डिफ्यूज्ड फूड वो जा रहा है सेल्स के पास, टिश्यूज के पास। ठीक है, वो क्या जा रहा है, हाँ अमीबा की बात कर रहे हैं, तो सेल की बात करेंगे। ठीक है, जो डिफ्यूज फूड है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है बेटा सेल्स के पास, क्योंकि उसको एक्टिविटीज भी तो परफॉर्म करनी है ना, बाकी जो लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज है, तो वो जो डिफ्यूज फूड है वो चला जाता है अमीबा के सेल के पास। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है बेटा इजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो भी वेस्ट खाना है ना वो सीधा बॉडी से बाहर फेंक दो, उसको भाई इंजेक्शन कर दो। तो ये मेरे क्या थे, ये मेरे कुछ स्टेप्स थे जो अमीबा में होते हैं। कैसा ऑर्गेनिज्म है अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास केवल और केवल एक ही सेल जो है एक ही तरह का प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बताया तुमने, इंजेक्शन खाने को लेना, डाइजेशन वो जो खाना खाया है ना कॉम्प्लेक्स फूड उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना, एब्जॉर्प्शन जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो इम्पोर्टेंट आयंस है वो बॉडी क्या कर लेगी बेटा, जल्दी से एकदम झटपट से उसको एब्जॉर्ब कर देगी। फिर एसिमिलेशन, यानी कि वो जो डिफ्यूज फूड है ना उसको हर एक सेल तक पहुंचाना, क्योंकि सेल को भी तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, और पांचवा आ जाता है इजेक्शन, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना बेटा उसको बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब इसी चीज को हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इसको नोट डाउन करना हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, ले लिया हो तो अब हम देख लेते हैं बेटा मल्टी सेल्यूलर का। कौन है मैम मल्टी सेल्यूलर, बेटा मल्टी सेल्यूलर है हम। कौन है बेटा, हम है। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं इसको। तो फिर हमारा टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बेटा जोश तो हाई है ना, जोश हाई रहना चाहिए बेटा मेरी क्लास में। ठीक है, तुम्हारी मैडम भी एकदम जोश से आती है। ठीक है, तो तुम्हें भी अपना जोश, अपनी एनर्जी हाई रखनी है। ठीक है, आई होप कि तुमने खाना वाना खा लिया होगा, नाश्ता वाश्ता कर लिया होगा, उसके बाद वीडियो लेक्चर देखने बैठे होंगे। ठीक है, तो क्या उससे तुम्हारा दिमाग चले। ठीक है, तो चलो बात कर देते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से। अब देख लो बेटा ह्यूमन में, ह्यूमन्स में भी सेम ही, तो उसमें हो रहा है अब इसमें हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन में देखो पर सबसे पहले तुम्हें बताया था क्या हो रहा है, अभी खाने को खा रहे हैं ना, तो यानी कि इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था बेटा, दूसरा स्टेप था मैम डाइजेशन हो रहा है। जो भारी चीजें खाई है वे उसको सिंपलर फॉर्म में फिर बॉडी लेगी कि नहीं लेगी, है ना। तीसरा स्टेप है बेटा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अरे मैम जो इम्पोर्टेंट आयंस है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन का, कि भाई जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक, हर ऑर्गन सिस्टम तक भी तो पहुंचाना है। जैसे कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है,
खाना है, जो मैंने खाया है, उसको मेरे को एक जगह नहीं रखना है ना, बॉडी एक जगह नहीं रखेगी, उसका क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो इससे मैं जो मेरा हाथ है मेरी फिंगर्स तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर सकती हूँ, लिख पा रही हूँ बोर्ड पे। ठीक है, ये है एसिमिलेशन। और फिफ्थ स्टेप क्या था बेटा मेरे इम्पोर्टेंट, यस इजेशन। ठीक है, इजेशन भी बोल सकते हैं बेटा और एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा अमीबा तो क्या था ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो एकदम आसान थी, उसकी सारी चीज़ें उसके सेल में हो रही है, एक ही सेल में हो रही है, बहुत आसान चीज़ें हैं कि भाई एक के बाद ये स्टेप है, मेरे को ये करना है, ये करना है। अब हम क्या है बेटा, हम है मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स है। ठीक है, अब बेटा हमारी बॉडी में सेल भी तो नहीं है ना, हमारे पास सेल्स के बाद टिश्यूज भी है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू के बाद मेरे पास ऑर्गन भी है, भाई मेरे पास ऑर्गन है। ठीक है, आँखें, ठीक है, नाक, कान, ठीक है, ऑर्गन भी है, और मेरे पास ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक चीज़ से काम नहीं हो सकता बेटा, वैसे यहाँ पे स्टेप्स भी, ये स्टेप्स तो यही रिक्वायर्ड होता है, बट यहाँ पे ना काम करने के लिए वो क्या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ज़्यादा का काम है तो ज़्यादा लोगों को मुझे यहाँ पे ज़्यादा एंजाइम्स को दिलाना पड़ता है कि भाई इधर आइए, हमारा ये काम कीजिए। ठीक है, तो बॉडी में क्या हो, ये काम हो। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, ये तो तुम समझ गए, इतने स्टेप्स हैं। ठीक है, अब ह्यूमन का जो डाइजेशन है ना, वो स्टार्ट होता है बेटा माउथ से। कहाँ से होता है बेटा, ये हो जाता है मेरा माउथ से। ठीक है, माउथ के पास क्या है मैम, माउथ के पास होता है एक एंजाइम जिसका क्या नाम है, क्या तो मैं काम करती हूँ, पहले पूरे पार्ट्स को बना देती हूँ, फिर तुम्हें एंजाइम्स और उसके नाम बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले है माउथ। माउथ के बाद खाना जाता है इसोफेगस में। कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। ठीक है, इसोफेगस से खाना जाता है स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक से जाता है पैंक्रियास में। कहाँ जाता है, पैंक्रियास में। पैंक्रियास से जाता है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में से जा रहा है रेक्टम। ठीक है, फिर एनस में। ठीक है, अब चलो समझाती हूँ मैं तुम्हें, ये पूरा बात पे देख लिया। ठीक है, सबसे पहले बेटा खाना मैंने लिया। ठीक है, तो वैसे खाने का टाइम हो रहा है, और मैं तुम्हारा वीडियो लेक्चर शूट कर रही हूँ बेटा, भूख लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं भूख में भी पड़ेगी। ठीक है, खाना रखा माउथ में। ठीक है, माउथ ऐसे ही खाते हो ना बेटा, ऐसे तो खाते नहीं हो, ऐसे ही खाते हो, ऐसे भी नहीं खाते ना। हाँ, ऐसे मत खाना, ऐसे नहीं खाना है। ठीक है, तो खाना गया बेटा माउथ में। माउथ के बाद वो गया इसोफेगस में, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। तुम्हें पता है ना, ये इसोफेगस में, इसोफेगस से कैसे जाएगा, ऐसे 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 पेरिस्टलेटिक मूवमेंट से जाएगा। ठीक है, फिर जाता है बेटा स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक से जाता है पैंक्रियास में। पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज, और फिर रेक्टम, फिर एनस के थ्रू वो बाहर चला जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में चलो तुम्हें एंजाइम्स भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा माउथ में प्रेजेंट होता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज। कौन प्रेजेंट होता है मेरा, सलाइवरी एमाइलेज। तो क्या करता है बेटा, क्या करता है बेटा, कुछ तो काम होगा। तो जो मेरी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, जो मेरी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, इसको माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। हाँ जी मैम, समझ आया हमें। इसोफेगस में क्या होता है बेटा, इसोफेगस में तो कुछ नहीं होता है। इसोफेगस में तो हो रही है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, ऐसे 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 पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा ना, नीचे धक्का मारना है ना उसको, फर्दर डाइजेशन होना। तो यहाँ पे तो होती है मैंने सिंपली पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। जो क्या करवा दिए बेटा, जो करवाती कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। ठीक है, अब आ जाती है मेरी स्टमक। स्टमक में क्या हो रहा है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मैंने खाया है इसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल फूड में, और यहाँ पे मेरे पास देखने को मिलते हैं मेरे को म्यूकस सेल्स।
कौन देखने को मिलते हैं बेटा? म्यूकस सेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेरे को एक एंजाइम देखने को मिलती है जिसका नाम है पेप्सिन। अरे काम क्या करती है, क्यों रखा है इस पेप्सिन को? तो पेप्सिन जो है काम करती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का। किसका? प्रोटीन्स का डाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी बट मैं वो तुम्हें यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि तुम्हें पता है कि जो सिंपल फॉर्म है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, जो क्या करती है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑर्गन होता है मेरा लीवर। लीवर क्या बनाता है बेटा? लीवर मेरा बनाता है क्या? लीवर मेरा बनाता है भाई बाइल जूस को। ठीक है। बट इसको सिक्रीट कौन करता है बेटा? सिक्रीट कौन करता है? तो सिक्रीट करता है बेटा गॉल ब्लैडर। कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। अब ये जो बाइल जूस है इसका क्या काम है? तो बाइल जूस का काम करता होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या होता है मैडम जी? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी मैडम समझे। ठीक है। पैंक्रियास क्या करती है? देखो जो मेरी पैंक्रियास है ये भी एंजाइम सिक्रीट करती है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। और दूसरी एंजाइम सिक्रीट करती है जिसका नाम है पैंक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक है। चलो अब देखो मोबाइल जूस बना रहा है लीवर, यानी लीवर क्या हुआ बेटा? प्रोड्यूसर हुआ। क्या हुआ? प्रोड्यूसर हुआ। बट सिक्रीट कर कौन रहा है भाई? सिक्रीट कर रहा है गॉल ब्लैडर। ठीक है। पहला तो इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना बेटा, तोड़ देना। ठीक है। अब ये तो इसका काम है और इसका काम है कि खाने को एल्कलाइन बनाना। कैसा बनाना भाई? खाने को जब खाना खा रहे हो ना यहाँ पे उसको एल्कलाइन बनाना। किसका काम है? मेरे लीवर का। ठीक है। ट्रिप्सिन का क्या काम है बेटा? ट्रिप्सिन जो है वो हेल्प करता है यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है ये मेरे पास हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। ठीक है। पेप्सिन, पी फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में। ठीक है। और जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है बेटा? अलग अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, बाद में तुम्हें सब एकदम अच्छे से समझा दूंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या होती है? फाइनल डाइजेशन हो जाती है। ठीक है। तो कोई पूछे कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है तो बोलोगे मैम माउथ से शुरू होता है। ठीक है। खत्म कहाँ पे होता है? मतलब कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है। और क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ना, इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है। ब्लड वेसल्स की। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है? विलाई। अभी विलाई काम क्या करती है बेटा? तो इस विलाई का काम होता है तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फिर पता है तुम्हें अब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस विलाई का काम होता है फूड को अब्जॉर्ब कर लेना। दूसरा इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो दो काम बता दिए। एक तो भाई सरफेस एरिया बढ़ाता है। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाता है तो यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेरा हो पाएगा। तो बिलाई एक फिंगर लाइक ऐसे बेटा, ऐसे फिंगर लाइक ऐसे मेरे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जैसे तुम्हारा हाथ है ना, हाथ बेटा ये रहा हाथ, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। वैसे ही ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो सरफेस एरिया को क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है बेटा, बढ़ा रहा है। ठीक है। तो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ
पे मेरा कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाता है एज वेल एज सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ना बेटा खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना अब्सॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है? वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम या एनस के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो बाहर उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। सुबह जाते हो ना बेटा लोटा लेके, वही बात है। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? माउथ से। माउथ ने क्या चीज़ सीक्रेट की? कौन सी एंजाइम सीक्रेट की? तो बोलोगे मैम सलाइवरी अमाइलेज बना दी। क्या सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? हमारा जो कॉम्प्लेक्स शुगर था जो हमने खाया था उसको माइक्रोस में तोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? फिर खाना गया हमारी इसोफेगस में। कहाँ गया? इसोफेगस में गया। ठीक है, इसोफेगस पेरिस्लेटिक मूवमेंट अभी समझा है, तो उसके थ्रू फिर खाना गया स्टमक में। ठीक है, कहाँ गया बेटा? स्टमक में गया। स्टमक ने क्या किया? फर्दर डाइजेशन किया, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया। और स्टमक के पास क्या है? म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट है एज वेल एज उसके पास एक और एंजाइम प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है पेप्सिन। पेप्सी पीते हैं ना बेटा गर्मियों में, आजकल तो नहीं पीते हैं। ठीक है, मैं भी नहीं पीती। ठीक है, पेप्सी अभी मिलती नहीं होती, जल्दी अवेलेबल भी होती। पर अगर तुम देखो तो पहले लोग जो है, बच्चे जो है पहले बहुत ज़्यादा पेप्सी वगैरह पीते थे। ठीक है, तो पेप्सी से पेप्सिन को याद करो। ठीक है, SP स्टमक में है पेप्सिन जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। फिर खाना जो है यहाँ पे क्या होता है? लीवर आ जाता है बेटा। ठीक है, मेरा कौन आ जाता है? लीवर। लीवर क्या करता है ना? बाइल जूस को बनाता है। क्या करता है? बाइल जूस को बनाता है। बट इसका जो सीक्रेट करने का काम है वो कौन करता है? मेरा गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, जो लीवर की साइड में ही होता है। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस बनाया, जो सीक्रेट किया गॉल ब्लैडर, इसका क्या काम है? तो पहले इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मतलब मैम यहाँ पे हो रहा है ब्रेक डाउन। क्या हो रहा है बेटा? ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, वही होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और खाने को एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो जाता है। अब फिर जाता है पेनक्रियाज के पास। अब आया भाई पेनक्रियाज के पास। पेनक्रियाज के पास है ट्राइप्सिन और पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ फैट्स और पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो होती है वो डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, और फिर खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? अभी कंप्लीट डाइजेशन का होना है स्मॉल इंटेस्टाइन का होना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तुम्हें समझाया फिगर में प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको बोला जाता है बेटा विलाई। विलाई किसमें हेल्प करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो यहाँ पे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। ये किसका काम है? विलाई का काम है। कंप्लीट डाइजेशन का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो भी कचरा बच गया, वेस्ट बच गया, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, एनस में फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, तो ये था मेरे पास कंप्लीट डाइजेशन, मैंने तुम्हें बता दिया ह्यूमंस का। ठीक है, जो हम आ जाते हैं बेटा मल्टी सेलुलर में। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको अच्छे से याद रहेगा। ये उसके स्टेप्स है, ये मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, वैसे हमारी इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंस्टर भी लगा होता है। ठीक है, कि खाने को जो है ना एक ही डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है, एक स्पिंस्टर उसके लिए लगा होता है। बट एनसीईआरटी में हमारे पास इतना सफिशिएंट है, इतना इनफ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा एज वेल एज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर मेरे साथ लिख रहे होते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा आई होप कि मैं पढ़ा रही होंगी, है ना? आवाज़ क्लियर होगा, राइटिंग समझ आ रही होगी, तो मेरे साथ लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सिर्फ ऐसे मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि धुरंधर मूवी अब पुरानी हो चुकी है ना बेटा, लेटेस्ट नहीं है। तो प्लीज़ चलो मूवी को तो छोड़ो, तुम ये भाइयों की मूवी को समझो। ठीक है, मैं इसलिए फ्लो बना रही हूँ बेटा। तो न्यूट्रिशन अब हमने समझ लिया, न्यूट्रिशन का टॉपिक। अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, मल्टी सेलुलर में कैसे होता है, ये भी समझ लिया। अब हम आ जाते हैं
रुको, इसके पहले एक टॉपिक है तुम्हारी बुक में फोटोसिंथेसिस का, ये भी समझा देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, समझा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस अभी समझाया। फोटोन मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कोई ना कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फोटोन, फोटोन का मतलब बताया बेटा जी लाइट, और सिंथेसिस का मतलब कोई चीज़ का बनना, फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ना तुम्हें कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे 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 बेटा देखो यहाँ पे चीज़ें मेरे को बताई गई है कि फोटोसिंथेसिस कोई ना कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तुम्हें मैंने बताया भी था कि इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। एंड प्रोडक्ट में हमें पता है, हमें मिलता है C6H12O6 जो कि है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। प्लस मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस मेरे को क्या मिलता है पानी, क्या मिलता है डाइऑक्साइड, प्लस मेरे को मिलता है पानी। ये क्या है, इसके एंड प्रोडक्ट है। ग्लूकोज बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और पानी, ठीक है। ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ये एंड प्रोडक्ट्स बन रहे थे। अब मैं इसके भी स्टेप्स बता दूं हमें, तो इसके क्या क्या स्टेप्स है। तो देखो इसका पहला स्टेप आता है बेटा, पहला स्टेप आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को भी पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा क्या काम है, एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है रिडक्शन, ठीक है। ये तीन स्टेप्स मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो भाई जो सूरज से, ठीक है, हमें पता ही है कि हमारा जो सूरज है, सूरज नहीं बेटा, सूरज हमारा जो सन है वो सोर्स है लाइट एनर्जी का। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी आई, उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। दूसरा उसका क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कि वो ऑब्जॉर्व भी तो करनी है ना हमें। और तीसरा क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो तीन स्टेप्स मेरे इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में। फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये तो मैंने तुम्हें तीनों स्टेप समझा दिए। फिर यहाँ पे देखो कि प्लांट्स में क्या होता है ना, तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, लिफ की सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे ना तुम ये भी जान लो कि प्लांट्स जो है उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम समझ जाना, ठीक है। ये रहे मेरे स्टोमेटल पोर, ये क्या है मेरी बेटा, ये है ना मेरी पत्तियाँ है, क्या है मेरी, ये मेरी पत्तियाँ है, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। चलो ये है मेरे स्टोमेटल पोर है बेटा, क्या है, स्टोमेटल पोर है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है, और ये दोनों जो तुम्हें दिख रहा है ना ऐसे, ये क्या है मेरे, ये है मेरे गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये तो है बेसिकली पत्ती, ठीक है। तो चलो समझ लो इसको। ये यहाँ पे क्या है ना बेटा, ये है मेरे स्टोमेटा का डायग्राम, यहाँ पे लिख रही हूँ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये मेरी पत्ती है, ये स्टोमेटल पोर है, ये मेरे गार्ड सेल्स, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में ना कभी कभार इसका क्या पूछ लिया जाता है बेटा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है वो बता दो। व्हाट इज स्टोमेटा, तो तुम्हें पता है स्टोमेटा क्या है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस
सरफेस पे किसकी, पत्तियों की, लीव्स की, ठीक है। ये है काम क्या है बेटा, पहला तो इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना प्लांट्स में, ठीक है। O2 CO2 का आदान प्रदान करवाना। दूसरा है ट्रांसपीरेशन। मैम ये तो बहुत भारी बड़ा आपने यूज कर दिया, क्योंकि क्या बोल रहे हो, ये हमने तो पहली बार पढ़ा। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, तो ट्रांसपीरेशन और कुछ नहीं होता है, ट्रांसपीरेशन होता है मेरे पास लॉस ऑफ वाटर, फिर पानी को बहाना। लॉस ऑफ वाटर ये क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है इसका, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इसका काम होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान करवाना। दूसरा ट्रांसपीरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो रिड्यूस करवाना है, कम से कम करवाना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे जो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। एक प्लांट अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा कैक्टस, तो जो यहाँ पे मेरा कैक्टस प्लांट होता है, तुम्हें पता है डेजर्ट एकदम ड्राई एरिया होता है, ड्राई रीजन वाला एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट को जो पानी है वो कम से कम बहाना है, कम से कम उसका लॉस करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं बेटे, ट्रांसपीरेशन यूज करते हैं, ठीक है। कि जिससे जो वाटर का लॉस है वो यहाँ पे मेरे पास कम से कम हो, कम से कम अमाउंट में मेरे को देखने को मिले, ठीक है। तो मैंने तुम्हें फोटोसिंथेसिस की स्टेप एंड प्रोडक्ट ये डायग्राम पूरा बता दिया। एग्जाम में कभी कभार 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टोमेटा है क्या और उसके फंक्शन क्या है, तो मैंने दोनों चीजें तुम्हें बता दी और एक इसका डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि तुम पौधे को पानी दिया, ठीक है, वैसे ही गार्ड से उसके पास पानी पहुंचता है, जब पानी पहुंचता है ना तो मोटे हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है बेटा, फूल जाते हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट समझाओ तो फूल जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। यानी पानी आया, ठीक है, वो इस मार्कर को यहाँ पे रख दूँगी, यस, देखो पानी आया, ठीक है, जैसे मेरे गार्ड सेल्स है, अभी ऐसे सिंपल है, ठीक है। पानी आया, फूल गया, ठीक है, पानी गया, पिचक गया, ठीक है। तो पानी आता है ना, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, पानी चला जाता है, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, पिचक जाते हैं, जिसको हम श्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रिंक बोलते हैं, ठीक है। तो जब पानी आ रहा है, पानी मिल रहा है, ट्यूब में पानी भरा, पानी मिल रहा है, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। और जब पानी कम हो जाएगा या पानी का रेट कम हो गया तो सिकुड़ जाएंगे, यानी कि श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास पूरा इसके स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के, स्टोमेटिक्स के एंड प्रोडक्ट, स्टोमेटा का फंक्शन, ठीक है। डायग्राम समझा दिया, पानी आ रहा है, स्वेल हो रहा है, पानी जा रहा है, वो श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, तो ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, या अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो सबसे बेस्ट बात है, ठीक है। बट कुछ बच्चे होते हैं ना बेटा, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हम मैम का वीडियो ऐसे देख लेंगे जैसे मैंने कार्टून देख रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, मैम PDF प्रोवाइड करेगी, फटाफट से PDF में जाएंगे, टैक 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 करके मैम ने जो पढ़ा है उस चीज़ को पढ़ लेंगे, है ना। बट हमें ऐसा आलसी नहीं बनना, अगर तुम्हें नंबर ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आ जाओ, अब हम आ जाते हैं फाइनली रेस्पिरेशन। मैं ना तुम्हें रेस्पिरेशन समझा तो दूंगी, बट कब से ना मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो एक काम करते, एक मज़ेदार सी बैटल करते। क्या होगी मैं वो बैटल, बेटा बैटल होगी रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग, है ना बेटा, मज़ेदार बैटल। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत बढ़िया है, शानदार है, वो मज़ा आ जाएगा। आओ इसको देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की और हमारी ब्रीदिंग की बैटल। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या बना रही है, बॉडी बना रही है एनर्जी। क्या बना रही है बेटा, एनर्जी बना रही है, किसकी फॉर्म में, द फॉर्म ऑफ ATP। बॉडी क्या बना रही है, बॉडी बना रही है एनर्जी द फॉर्म ऑफ ATP। जबकि ब्रीदिंग जो है ना वो तो सिंपल है। ब्रीदिंग क्या है, सिंपली ये है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। भाई चलो बायो की क्लास में सब लोग अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। सांस लेना, छोड़ देना,
क्या है बेटा, ब्रीदिंग है। ठीक है, बच्चे ना कभी कभार इन दोनों को सेम मानने लगते हैं, बट लेट मी क्लियर यू कि ये दोनों सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। रेस्पिरेशन मतलब जो गैसेस है ना बॉडी उस पर क्या कर रही है, उसमें एनर्जी बना रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो होता है। और ब्रीदिंग तो सिंपल है यार, तुम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ठीक है, ये क्या होती है बेटा, ब्रीदिंग होती है। ठीक है, अब अगर तुम रेस्पिरेशन को देखो तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस है, PROCESS, बायोकेमिकल प्रोसेस है। जबकि मेरा एक ब्रीदिंग है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है भाई, ये बायोकेमिकल तो नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है ना, ऐसे ही तुम कर जा रहे हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो एनर्जी भी बन रही है, ठीक है, एनर्जी बन रही है तो ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल आगे तुम पढ़ते हो 11th-12th की बायोलॉजी में, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, ये तो फिजिकल है ना, सिंपली अनुलोम विलोम कर रहे हो बेटा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड, बेटा एनर्जी की जरूरत है। अभी देखा एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तुमने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी पहले 9th में 8th में पढ़ी होगी ना बेटा। ठीक है, वहाँ पे तुमने पढ़ा था बेटा, हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, ये भी तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी की जरूरत है, यहाँ पे मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं होती भाई, तुम सिंपली अनुलोम विलोम कर रहे हो, क्या एनर्जी चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, बस क्या चाहिए, बस हवा में तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये मेरा फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ये क्या है, ये इन दोनों का मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दी थी। रेस्पिरेशन यानी कि बॉडी यहाँ पे क्या करती है बेटा, एनर्जी बना रही है, किसकी फॉर्म में, द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इन सब में यहाँ पे इसीलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और अगर मैं रेस्पिरेशन देखूँ, रेस्पिरेशन एक तरह का मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। मैम क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के बाहर हो गया। जबकि जो मेरा ब्रीदिंग है ये मेरा इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। मैम इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर, अंदर ना, इनसाइड, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, तो ये चीज होती है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया रेस्पिरेशन का और ब्रीदिंग का। तुमने बैटल लड़ ली रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग की। अगर मैं रेस्पिरेशन हूँ तुम ब्रीदिंग हो, तो हम दोनों की यहाँ पे बैटल का मैंने यहाँ पे मुकाबला करके फाइनल रिजल्ट बता के तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख भी लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। अब मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग को नहीं बेटा, हमें अनुलोम विलोम तो नहीं देखना मैम। अब बायो की क्लास में हम क्या यहाँ पे योगा करेंगे, मैं बोलूँगी नहीं यार, मैं तुमसे योगा नहीं करवाने वाली, मैं तुम्हें रेस्पिरेशन, ठीक है, फर्दर पढ़ाऊँगी। कैसे पढ़ाऊँगी, तो भाई तुम हवा लेते हो, ठीक है, किससे लेते हो, तुम बोलोगे मैम हमारा नोज इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसको बोल दो बेसिकली नेजल पैसेज। क्या बोल दो, नेजल पैसेज बोल सकती हूँ ना बेटा मैं, बिल्कुल। फिर यहाँ से हवा कहाँ जाती है, यहाँ से मेरी जो हवा है ये जाती है फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स को और क्या कहा जाता है बेटा, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया तुम्हारे पास पूरा पाथवे। ठीक है, सबसे पहले तुमने
तुमने हवा ली यानी कि नेजल पैसेज मेरा, या तुम इसको नेजल पैसेज बोल दो, या तुम इसको क्या बोल दो, तुम इसको क्लोज भी बोल दो। बेनाक से सांस लेते हो ना, मुंह से तो मुंह से भी लेते हैं बट वैसे तो नाक से ही लेते हैं ना, ठीक है। तो नाक से सांस ली तुमने, सांस कहाँ गई, वो गई फेरिंग्स के पास, पीएल याद रखे ना, फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से वो गई लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो एडोसेंट्रिक वॉइस में थोड़ा सा डेवलप होता है, ठीक है, तो उनकी आवाज़ जो है थोड़ी भारी बन जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स यानी पूरा गुच्छा, ब्रोंकाई का गुच्छा, उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। भाई एल्वियोलाई एल्वियोलाई बोल दो, इसका काम क्या होता है वो भी तो बता दो। तो इसका बेटा काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना। क्या करवाना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना, जिसका काम होता है एल्वियोलाई का। और एल्वियोलाई जो होती है ये हमारी बलून लाइक स्ट्रक्चर में होती है। कैसे होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसका काम होता है। समझ में आया? तो आई होप तुम्हें पूरा बात क्लियर हो गया होगा, तुम्हें यहाँ से समझ आ गया होगा। तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो पूरा तुमने देख लिया यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। पहले तुम्हें बता दिया रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग, फिर तुम्हें बता दिया यहाँ पे कि रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन में कैसे हो रहा है, ठीक है। नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और हाँ, अगर मैं तुम्हें और बताऊँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसी मसल भी प्रेजेंट होती है, ऐसे नीचे लंग्स के नीचे, ठीक है। ऐसी लंग्स प्रेजेंट होती है जो मेरी डोम शेप में होती है। कैसी होती है, जो मेरी लंग्स होती है ना, ये मेरी डोम शेप्ड मसल होती है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है बेटा डायाफ्राम। क्या बोला जाता है, डायाफ्राम बोला जाता है। अब ये डायाफ्राम क्या करती है ना, जब तुम सांस लेते हो, महसूस करोगी, तो चलो अनुलोम करेंगे। डायाफ्राम ऊपर आ जाती है, ठीक है, ऊपर आ गई। सब यहाँ रख के देखो, महसूस करो, फील करो इसको, ठीक है। और जैसे ही सांस छोड़ते हो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। मतलब सांस ली, जिसको इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, जिसको इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। डायफ्राम हमारी ऊपर, सांस छोड़ी, डायफ्राम हमारी नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, रिलैक्स मोड में आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ओवरऑल ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। ना आए तो अनुलोम विलोम करते रहना, ठीक है। सांस ली, डायफ्राम ऊपर, छोड़ी, डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन। दो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, एक तो इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं या इनहेलेशन भी हो सकते हैं, यानी कि सांस को लेना, आई फॉर इंस्पिरेशन, आई फॉर इनहेलेशन, टेक ऑफ एयर, सांस ली, ई फॉर एक्सपिरेशन, ई फॉर एक्सहेलेशन, सांस छोड़ी, ठीक है। तो ये पूरा बता दिया है, हमारा रेस्पिरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बता दिया मैंने तुम्हें। अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन है बेटा, ये तो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, बट वेट, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो हमें यहाँ पे देखना है बेटा ट्रांसपोर्टेशन को। किसको, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आओ समझो, ट्रांसपोर्टेशन को नाम से बता दोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कि सबसे पहले हमने एक न्यूट्रिएंट लिया, न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर हुआ, देन हमने क्या किया, रेस्पिरेशन लिया, यानी कि एनर्जी बना ली। अब एनर्जी को एक जगह पे या एक सेल में या स्पेसिफिक एक पार्ट में तो पड़े नहीं रहने देना ना, क्योंकि मेरे को हाथ हिलाना है, मेरे को लिखना है, मेरे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी, तो मेरे को सारे ऑर्गन्स तक ये जो मेरी एनर्जी है ना, ये जो मैंने खाया, ठीक है, जो बना रेस्पिरेशन के थ्रू, वो पहुँचनी भी तो चाहिए ना बेटा, तभी तो काम आएगी, वरना किस काम का, ठीक है। तो आओ, उसके लिए होता है मेरे पास एक प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये भी मेरे पास डिवाइडेड है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और मेरी प्लेटलेट्स। तो आओ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे आता है मेरा आरबीसी, जो कि मेरे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है,
जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। फिर आते हैं मेरे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पे आती है मेरी प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और फिर आता है मेरा प्लाज्मा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ मैम बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, हमारे जो RBC होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो प्लेटलेट्स प्लस WBC होते हैं ये साथ में होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको साथ में मैंने बोला है। ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इतनी चीज़ें जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे इन्वॉल्व होता है ब्लड। अब भाई ब्लड क्यों? बिकॉज ब्लड हमारे एक टाइप है। किसका? ब्लड हमारे एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैम? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो मेरे हाथ है, मेरा जो पैर है, उसके पास जो नर्व्स है वो सारी क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, ब्लड से जुड़ी हुई है ना, तभी तो ये मूवमेंट मैं ऐसे ऐसे हाथ से कर सकती हूँ, मैं ऐसे ऐसे पैर से कर सकती हूँ। ठीक है, तो किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जो कि एक मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा RBC है ना बेटा, RBC तुम्हें पता है रेड ब्लड सेल्स होती है मेरी। रेड इसको कौन बनाता है? इसको रेड बनाता है पिगमेंट। जैसे फोटोसिंथेसिस में पत्तियों को ग्रीन कौन बनाता है? तो पत्तियों को ग्रीन बनाता है क्लोरोफिल, जो कि क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, जो लीफ को ग्रीन बनाता है। वैसे खून को खून कौन बनाता है? ठीक है, तो खून को खून बनाता है एक पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। और WBC क्या है? WBC ना बेटा मेरा फाइटिंग का काम करता है। किसका? फाइट का, कि कोई भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है, तो बॉडी में उसको उसके खिलाफ लड़ना है, उसको क्या करना है? लड़ना है। ठीक है, तो फाइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और जो मेरी प्लेटलेट्स होती है ना, ये काम करता है बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ठीक है, कि ब्लड को क्लॉट करना है ना बेटा। अब तुम्हें अगर कहीं लगी होती है या कोई तुमने रोड पे देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो जो मेरा लॉस ऑफ ब्लड है, हम बोलते हैं ना कि मैं पेशेंट को, तुम्हें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा हादसा हो जाए, तो तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ी इंजरी होती है तो भाई तुम्हें लॉस ऑफ ब्लड भी तो हो रहा है ना, तुम्हें उसको रोकना है। क्योंकि अगर लॉस ऑफ ब्लड हो गया बॉडी से तो इंसान जो है जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो तुम्हें लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए उसको जल्द से हॉस्पिटल में ले जाना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कौन काम आते हैं? यहाँ पे मेरी प्लेटलेट्स काम में आते हैं। कि कहीं पे अगर तुम्हें कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, तो तुम देखोगे ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे पपड़ी टाइप यानी कि रिकवर हो जाती है तुम्हारी चमड़ी, ठीक है, तुम्हारी स्किन। किसकी हेल्प से? प्लेटलेट्स की हेल्प से। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली मेरे एक फ्लूइड ही होता है जिसको यहाँ पे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर मैंने तुम्हें बता दिया, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ये थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही बोलते हैं। WBC भी और जो होते हैं वो दो तरह में डिवाइड होते हैं, एक तो ग्रैन्युलेटेड और एक अग्रैन्युलेटेड। ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वो भी ग्रैन्युलेटेड, अग्रैन्युलेटेड। RBC जो होते हैं ना मेरे, वो मेरे इन्यूक्लिएटेड होते हैं। इन्यूक्लिएटेड मतलब इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। WBC में होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास RBC, जिसके पास जो इन्यूक्लिएटेड है, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। बट अगर मैं इसका भी एक्सेप्शन देखूँ, एक्सेप्शन आपकी NCERT में नहीं है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। एक्सेप्शन अगर मैं देखूँ तो एक्सेप्शन आता है यहाँ पे मेरे पास कैमल का। किसका? कैमल का। कैमल के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो कैमल के जो RBCs होते हैं वो ओवल होते हैं इन शेप में, और इसके पास
न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी वैसे तो इन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, बट एक मैमल है जिनमें प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है कैमल। कैमल में जो आरबीसी होते हैं वो ओवल होते हैं, शेप में न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि अपना न्यूक्लियस उनके पास प्रेजेंट होता है। मैमल्स कौन होते हैं? तो मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी है वो हेयर से पूरी कवर्ड होती है, ठीक है, जैसे हम हो गए, जिनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो विविपेरस होते हैं नेचर में, यानी कि वो अंडे को नहीं, वो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैमल्स। तो इसलिए हमारा जो कैमल है वो हमारा मैमल है, ठीक है। उसके पास अपना आरबीसी है जो ओवल इन शेप होता है, जो न्यूक्लिएटेड होता है, अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन देखा आरबीसी के तो जनरली 120 डेज की इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन में देखोगे तो आरबीसी जो होता है वो वाई कॉन्केव इन शेप होता है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। इसके थ्रू ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है, जो कि हमारे एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे मैं तुम्हें क्या बताऊंगी बेटा? सिंपल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड को एक जगह तो मुझे रखना नहीं है, ठीक है, ब्लड को मुझे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तक भी तो पहुंचाना है ना। जब मुझे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाना है तो इसके लिए मेरा एक ही चीज़ जो है वो काम की होती है। कौन? बेटा हार्ट, हृदय, ठीक है। तो हार्ट अपना अपना अपने पास लेके आ जाए, अगर किसी को दे बैठे हो तो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फिर वापस जिसको दिया तो उसको दे आना, ठीक है, दे आना। तो आ जाओ हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आओ समझते हैं ह्यूमन हार्ट, ठीक है, इसको ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, तुम्हें पता है हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है बेसिकली बेटा पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। किसकी पंपिंग करना? पे पंपिंग ऑफ ब्लड, पंप करना, ठीक है, ये काम होता है किसका बेटा? हार्ट, ठीक है। और हार्ट अगर तुम देखोगे, हार्ट अगर तुम देखोगे तो हमें यहाँ पे ह्यूमन की बात करनी है। तो ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट। कितने चेम्बर्ड हार्ट? ह्यूमन के पास होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। चलो ये मैं तुम्हें समझाती हूँ, बट उससे पहले किसको दे चुके हो तो प्लीज़ अपना दिल थोड़ी देर के लिए अपने पास लेके आओ, फिर वापस उसको दे आना, ठीक है। तो चलो हार्ट को समझते हैं। 4 चेम्बर हार्ट है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे बैठे होते हैं लंग्स भाई साहब। कौन बैठे बेटे? मेरे लंग्स भाई साहब यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे बीच में होता है मेरा दिल। कितने चेम्बर का? 4 चेम्बर का, ठीक है। उसको देखिए जोरों जोरों से धड़कता है। ये है 4 चेम्बर का राइट एट्रिया, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल। जो मेरा लेफ्ट है वो मेरा राइट बन जाएगा, जो मेरा राइट है वो मेरा लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, बन गया। और यहाँ पे नीचे कौन बैठे होते हैं? नीचे मेरे बैठे होते हैं टिश्यूज। कौन बैठे होते हैं? टिश्यूज बैठे होते हैं, ठीक है। तो देखो हार्ट जो है ना तुम्हारे दिल एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, तुम यहाँ पे देखो तो, क्योंकि लंग्स और टिश्यूज के बीच में, ठीक है। अब हार्ट में 4 चेम्बर का होता है, ठीक है। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ होती है बेटा, 2 चीज़ होती है। क्या होती है? तो होती है बेटा आर्टरी, दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे वीन्स। 2 चीज़ होती है, ठीक है। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी मेरी होती है जो O2 ब्लड को कैरी करती है। इसको O2 ब्लड को, जिसकी जो वॉल होती है ना वो कैसी होती है? थिक होती है बेटा, थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। और जो मेरी वीन्स होती है ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसकी जो वॉल होती है ना बेटा मेरी थिन होती है, पतली होती है। क्यों पतली होती है भाई? इसको चीज़ को आगे ले जाना है, इसलिए पतली होती है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया आर्टरी और वीन्स के बारे में। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे
सबसे पहले बॉडी ने क्या किया, रेस्पायर किया, ठीक है, बॉडी ने रेस्पायर किया, ठीक है, तो ये टिश्यूज के पास ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ, कैसा आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ, ठीक है। अब टिश्यूज बोल रहे हैं भाई नहीं मेरे को डीऑक्सीजनेटेड नहीं चलेगा, जैसे तुम बोलते हो ना नहीं भाई मेरे को इतना परसेंटेज, तुम तो हाँ बोलते ही हो है ना, तुम तो सेटिस्फाई होते हो सब में, ठीक है, पर कुछ बच्चे होते हैं ना क्या बोलते हैं इतने परसेंट इतने नहीं मेरे को नहीं चलेंगे, कुछ बोलेंगे अरे इतने, अरे ठीक है भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो मेहनत की थी, शायद उससे ज़्यादा भी मेरे को मिल गया बाई चांस, ठीक है। वैसे यहाँ पे टिश्यूज के पास आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर टिश्यूज को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा ब्लड, ठीक है, ऐसे अच्छे नंबर चाहिए उसको, तो ये जो नंबर है ना ये सबसे पहले जाते हैं बेटा किसके पास, मम्मी के पास। मम्मी कौन है तुम्हारी, राइट एट्रिया, मेन तो मम्मी है, सबसे पहले जाते हैं मम्मी के पास, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे तीन चौकीदार बैठे हैं, जिसको मैं एवी वॉल बोलती हूँ। एवी वॉल मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो पहले मम्मी के पास गए, वेंट्रिकल कौन है, पापा है, तो मम्मी और पापा के बीच में तीन चौकीदार बैठे हुए थे। तीन चौकीदार को क्यों बिठाया गया भाई, तीन चौकीदार को इसलिए बिठाया गया है कि वो मम्मी के पास जो चीज़ है वो आगे पापा के पास ही जाए ना, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास पहले ना जाए, तो सीधा मम्मी से पापा के पास जाने के लिए तीन चौकीदार बिठाए, ठीक है, कि भाई ब्लड जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, इसीलिए एक भी बॉल को लगाया जाता है, जो यहाँ पे तीन होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो है ना ये ब्लड देता है लंग्स भैया, इसको लंग्स भैया, ठीक है, लंग्स भैया को देता है। अब ये जो लंग्स भैया है ना, लंग्स भैया ये क्या है, लेट्स सपोज ये जो लंग्स भैया है इनको ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है ये इसको कन्वर्ट कर दे, फटाफट कन्वर्ट कर दे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि तुम्हारी टीचर का काम कर रही है, उसकी तरह एक्ट करे तुम्हारी टीचर की तरह। खराब बच्चा है, मुझे उसको अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है, अगर मेरी जैसी टीचर होगी तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाना है, उसके मार्क्स बढ़वाने तो मतलब ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड में। अब ऑक्सीजनेटेड में किया तो फैला जाएगा लेफ्ट एट्रिया के पास, यहाँ पे फिर से चौकीदार, यहाँ पे अब दो है बेटा, दो कस्ट है, 2, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है मेरे टिश्यूज के पास। तो टिश्यूज को कैसा मिला, टिश्यूज को मिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज मेरे नाचने लगे, मेरे झूम उठने की, झूम बराबर मेरे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले तो टिश्यूज से जा रहा है मम्मी के पास, ठीक है, इसमें है मेरे इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से यानी कि पापा के पास से जा रहे टीचर के पास, ठीक है, जिसमें मेरा कौन इन्वॉल्व है, जिसमें मेरी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जा रहा है लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पे है मेरी पल्मोनरी वीन। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि पापा के पास से जा रहा है टिश्यूज के पास, यानी कि अभी आ रहा है तुम्हारे पास, कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है मेरी आयोटा, कौन, आयोटा, ठीक है। तो जो आर्टरी होती है ये ब्लड को अवे ले जाती है, दूर ले जाती है, जो वीन्स होती है वो पास लाती है, यानी कि वर्ड्स लाने का काम करती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टिश्यूज कौन है, टिश्यूज तुम हो, है ना बेटा, कौन हो, तुम हो। राइट एट्रिया कौन है, मम्मी है, राइट वेंट्रिकल कौन है, पप्पा है, और लंग्स कौन है बेटा, लंग्स तो तुम्हारी टीचर, ठीक है। तो पहले गंदे नंबर आ रहे हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, किसको, टिश्यूज को बेटा मिल रहा है, तुमको मिल रहा है, तुमसे सहन नहीं हो पा रहा है, तुम बोलोगे नहीं भाई प्री बोर्ड में भले ही आ रहे हो, बोर्ड्स में तो मैं मजा के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, ठीक है।
तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जा रहा है पहले मम्मी के पास, फिर मम्मी के पास आंसू बह रहे हैं, वो रहा है, ठीक है, राइट एट्रिया में, फिर राइट एट्रिया यानी कि मम्मी के पास से फिर ये जो आंसू है, ठीक है, बहते हुए जा रहे हैं पापा के पास, ठीक है। उसके पहले 3 चौकीदार यानी कि कस्प लगे हुए ट्राइकस्पिड वॉल में, ठीक है। ये जो आंसू है ना वो एक ही दिशा में फ्लो करे, तो डायरेक्ट मम्मी से पापा के पास। पापा ने भेज दिया, अच्छी लगवा दी एक ट्यूशन। ट्यूशन मतलब लंग्स जो तुम्हारी टीचर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसका काम है भाई मेरे को इस बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, इसके नंबर मेरे को बढ़िया दिलवाने इसको बोर्ड्स में, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है राइट लेफ्ट एट्रिया के पास, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कस्प है, ठीक है। ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए वहाँ से, ठीक है। जब टीचर ने पढ़ाया, तुमने समय दिया उसको, तुमने मेहनत करी, तुमने हार्डवर्क किया, तुमने ये किया वो किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी पढ़ी, सब कुछ किया, फिर वापस आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है अच्छे नंबर 95%, 80%, 85%, और तुम हो रहे हो बेटा खुश, और जब तुम खुश हो रहे हो तो तुम कर रहे हो बल्ले बल्ले शाबाश, ठीक है। तो ये पूरा था मेरे पास हार्ट का डायग्राम, ठीक है। अगर इसी पाथ में हमारा जो ब्लड है वो 2 बार ट्रैवल करते हैं, इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो मैंने ये जो हार्ट है ना पूरा तुम्हें एकदम ईजी वे में समझा दिया है, ठीक है। आई होप तुम्हें स्टोरी से याद रहेगा। वैसे तो ये मैंने ऐसी स्टोरी बना दी है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर ब्लड को दूर ले जाती है, बी फॉर बी है, ये ब्लड को अपनी तरफ लाती है, किसकी तरफ? हार्ट की तरफ, ठीक है। आई होप ये याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा, हो गया हो तो प्लीज नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बेटा अगर अब मैं तुमसे इसके क्वेश्चंस पूछूं, क्वेश्चंस में जैसे चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताती हूँ, ये तो मैंने तुम्हें एनसीईआरटी का बताया। अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 4 चैम्बर होता है वो होते हैं मेरे एव्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। एव्स से तुम क्या समझ रहे हो मैम? एव्स क्या है बेटा? एव्स होती है मेरी बर्ड्स, ठीक है। और मैमल्स मतलब अभी समझा है जिनकी बॉडी पे क्या है, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और तीसरा वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? विविपेरस ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ डायरेक्ट टू यंग। झंडा नहीं बना के बीच में इंटरमीडिएट नहीं है, डायरेक्ट वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको मैमल्स बोला जाता है। एव्स मतलब बर्ड्स, मैमल्स मतलब जिनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, जैसे हम हो गए। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, जो फीडिंग में काम आते हैं यंग वंस में। और जो विविपेरस हैं यानी कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। उनके पास कैसा हार्ट प्रेजेंट होता है? तो इनके पास प्रेजेंट होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। समझ में आया? बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, मैंने तुम्हें समझा दिया। एनिमल किंगडम के 2 फाइलम, एव्स और मैमल्स, जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक है जो कि है मेरा एक्सक्रीशन। चलो वो देख लेते हैं बेटा। एक्सक्रीशन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैम समझाओ कि एक्सक्रीशन जो है ये होता क्या है। तो एक्सक्रीशन होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमंस में सिर्फ यूरिन की फॉर्म में या फिजिक्स की फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट आउट होती है, नहीं। सिर्फ एक्सक्रीशन वहाँ से नहीं होता है। एक्सक्रीशन जो है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस में स्वेट भी होता है, ठीक है। स्वेटिंग आप करते हो तो वो भी क्या करते हो, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से जो कचरा होता है वो भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। और
इसमें हमारे सीबेशियस ग्लैंड होते हैं जिनको ऑयली ग्लैंड्स कहा जाता है, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं बॉडी में, ये भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, आप यूरिन के फॉर्म में यानी कि अमोनिया को यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, बट आप स्वेट की फॉर्म में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है उसको भी स्वेट आउट करते हो। ठीक है, और फीसेस में जो फूड है, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है, उसको भी हम सुबह वाली जो मतलब सुबह की जो सुबह तुम जाते हो ना बेटा, वहाँ से तुम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हो। तो एक्सक्रीशन में हमारी सबसे पहले इन्वॉल्व होती है कौन? किडनी। किडनी का क्या काम क्या है बेटा? किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। भाई जो भी ब्लड आ रहा है सबसे पहले तो उसको फिल्टर आउट करो। क्या करो? उसको फिल्टर आउट करो। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें किडनी का स्ट्रक्चर समझाऊँ, क्या समझाऊँ? तुम्हारी बुक में नहीं है, बट अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी समझाऊँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखे तो किडनी मेरी बीन शेप की होती है। बीन शेप माने राजमा के शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? राजमा की शेप की होती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये इसका काम होता है। और क्या होता है बेटा? और जो मेरी किडनी होती है ना, ये प्रेजेंट होती है लंबार रीजन में। कहाँ पे? लंबार रीजन में। लंबार रीजन मतलब कि ये जो जैसे ये पीछे होती है ना बेटा, ये क्या होती है? तुम्हारी बैकबोन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? ये तुम्हारी है बैकबोन, जिसको बोला जाता है, ये है तुम्हारी बैकबोन, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, जो यहाँ पे पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जिसको सराउंड करती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम दोनों अलग चीज़ है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, उसको जो दोनों साइड से सपोर्ट कर रही है, सराउंड कर रही है, उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है? हमारे लंबार रीजन में, यानी कि नीचे ये वाले साइड में हमारी किडनी जो होती है नीचे इस साइड में प्रेजेंट होती है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपकी बुक में नहीं है, तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का ही काम करती है। तो अब किडनी में सिर्फ किडनी तो फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, किडनी के पास किडनी के फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल यूनिट जिसको क्या बोला जाता है बेटा? जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है बेटा? नेफ्रॉन। मतलब किडनी का हमारा फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। जैसे किडनी हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे बेटा अगर ये किडनी है, ठीक है, ये मेरी क्या है? ये मैंने किडनी बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है पेल्विस। ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्लड को फिल्टर करके डालना है आगे। ठीक है, फिर तो नीचे यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, उसके बाद तो आपको एक्शन मिल जाते हैं कि बस अब मुझे वॉशरूम जाना है, एक्सक्रीट आउट करना है। तो ये ठीक है, ये होती है मेरी किडनी। ठीक है, इसमें फंक्शनल यूनिट्स यानी कि इसके बहुत सराउंड करती कौन? मेरे पिरामिड। कौन? मेरे पिरामिड इसको सराउंड करते हैं। और इस पिरामिड के, ठीक है, किडनी के दो पार्ट्स होते हैं बेटा। ठीक है, एक ऐसे होता है, ठीक है, जिसको मैं बाहर वाले को बोल देती हूँ कॉर्टेक्स बाहर वाला, और ये वाला मेरा मेड्यूला। ठीक है, जिसके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ कॉर्टेक्स में होता है, कुछ हिस्सा इसका मेड्यूला में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मेरा नेफ्रॉन बोला जाता है। बेसिकली फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? किडनी के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का, ये पूरा इन्वॉल्व होता है। ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो इसको लिख लो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे मैकेनिज्म भी बता देती हूँ कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो होता कैसे है। तो आओ देख लेते हैं कि भाई यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे,
mechanism of urine formation। चलो देख लो जी इसको, यूरिन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है, सबसे पहले होता है वो ग्लोमेरुलस में, जो वो नेटवर्क होती है, जो कहाँ पे है, वुमेन्स कैप्सूल, जो एक कैप्सूल लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वुमेन्स कैप्सूल से पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से लूप ऑफ हेनली, वहाँ से पीसीटी हो गई, लूप ऑफ हेनली हो गई, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ग्लोमेरुलस जो है एक ऐसी जाले लाइक, मतलब ऐसे बहुत सारी आर्टरीज और उससे बना होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ, किसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब ऐसा एक कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये है मेरी वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर ये जाता है पीसीटी के पास, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर ये जाता है मेरी लूप ऑफ हेनली के पास, जो कि दो तरह की होती है, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब यहाँ पे नीचे, सॉरी, असेंडिंग मतलब मेरी ऊपर, डिसेंडिंग नीचे की तरफ। ट्यूब्यूल होती है बेसिकली ट्यूब्यूल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट के पास, कि वहाँ पे जाके सारा जो यूरिन है वो मेरा कनेक्ट हो जाता है। यूरिन में बेसिकली मेरा यूरिया होता है। ठीक है, मेरे पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, मेरे यूरिया, अमोनिया और जो आयन्स है कुछ वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला और मेडुला मतलब इंटरनल। तो ये पूरा पाथवे है किसका, ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन ऐसे होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वुमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, दो तरह के, एसेंडिंग डिसेंडिंग। एसेंडिंग मतलब ऐसी ट्यूब जो ऊपर जाएगी, डिसेंडिंग मतलब वो नीचे आएगी, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें जो मेरा यूरिया आके यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कलेक्ट हो जाएगा। फिर वो यूरेटर के थ्रू, जो यूरेटर ट्यूब होती है उसके थ्रू जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो जो है पास आउट हो जाएगा। तो मेरा पूरा मैकेनिज्म था किसका, यूरिन फॉर्मेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स देखूँ, स्टेप्स, तो यहाँ पे पहला स्टेप आया फिल्ट्रेशन, या तो हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा आया मेरा रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा मेरा आ गया कलेक्टिंग डक्ट का। तो ये कुछ 3 स्टेप्स थे जो मेरी यूरिन के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आपको चीज़ें जो मैंने पढ़ाई वो समझ आई या नहीं तो मुझे ज़रूर बताना। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट डाउन में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।